सूरज ढल रहा था। दोपहर की छाया रसोई पर पड़ रही थी, जहां भुने हुए टर्की की खुशबू ताजी पकी हुई पाई से मिल रही थी। मैं पॉट में रखी ग्रेवी को हिला रहा था। वहां खड़े हुए मैं अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। मेरे लिए थैंक्सगिविंग हमेशा से परिवार के साथ वक्त बिताने का समय था, पर इस साल कुछ अलग था। हवा में एक अनकहा तनाव था और मैं अपने मॉम डैड के एक दूसरे को देखने के तरीके से बता सकता था। वो हिचकिचाकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे अंदर चल रहे तूफान से बेखबर मेरे मॉम डैड इधर उधर कुछ न कुछ हलचल कर रहे थे। वो अपने नए जीवन, अपने रिटायरमेंट प्लान्स और मुझसे किस तरह आजादी पाई जाए इस बात से उत्साहित थे। और उनका ये उत्साह मेरे अंदर सुई चुभो रहा था। जोएल, क्या तुम टेबल लगा दोगे? मेरे मॉम ने डाइनिंग रूम से मुझे आवाज लगाई। मैंने सर हिलाकर हाँ कहा और टेबल पर चम्मच रखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। मेरे हाथ थोड़े से कांपे। मैं बहुत घबराया हुआ था और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों था। शायद ये होने वाली घोषणा का बाहर था, जिसका उन्होंने संकेत तो दिया था पर पूरी तरह साफ साफ नहीं कहा। जैसे ही मैंने चांदी के बर्तन लगाए, मैंने उनकी बातचीत सुनी। हम उसका और ख्याल नहीं रख सकते। मेरे डैड की आवाज धीमी थी लेकिन साफ। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। मेरा दिल सहम गया। मैं जानता था कि उनका क्या मतलब था। वो आखिरकार मुझे फाइनेंशियल रूप से काट रहे थे। इस ख्याल ने भी मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। डिनर की शुरुआत हंसी मजाक और ग्लास खड़कने से शुरू हुई, लेकिन कमरे में छाए माहौल से मैं खुद को अलग महसूस कर रहा था। मेरे मॉम डैड अपने रिटायरमेंट के प्लान और अपने ट्रैवल के सपने के बारे में बात कर रहे थे और मैं खुद को इन बातों में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा था। जब सही हो तब हंस देता, सर हिला देता। अंदर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। जब तक मीठा खाने की बारी आई, मेरी मॉम के हाव भाव बदल गए। जोएल, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ बात है जो हम तुमसे करना चाहते हैं। मेरी पल्स तेज हो गई। वो वक्त आ गया था, वो पल जो सब कुछ इतर बितर करने वाला था। अभी नहीं लीसा, मेरे डैड ने फोर्सफुली कहा। अभी हमें यह वक्त साथ में अच्छे से बिताना चाहिए। लेकिन मैं उनकी आंखों में देख सकता था आगे जो होने वाला था उसका डर। मैं ताजी हवा लेने का बहाना करके वहां से निकल गया और ठंडी रात में बाहर निकल गया। आसमान में तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। जब मैं घर के अंदर वापस आया तो अंदर का माहौल काफी हद तक बदल चुका था। मेरे मॉम डैड अब मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और किसी और चीज का मिश्रण का भाव था। निराशा, डर, इसने मुझे चिंता में डाल दिया कि न जाने अब क्या होने वाला है। क्या वो मनहूस घड़ी का समय आ गया है जिसका मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं था? जोएल, मेरी मॉम फिर से शुरू हो गई। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हमने फैसला किया है कि लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मेरे अंदर कुछ टूट गया। इतने सालों से निकम्मा और निर्भर होने की भावना ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। बस बहुत हुआ, मैं जोर से चिल्लाया। आप दोनों को लगता है कि आप इस तरह मुझे छोड़ सकते हैं इतना सब कुछ होने के बाद? जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, उनके चेहरे फीके पड़ गए। उनका बेटा अब सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो खतरनाक हो गया था। रात के खाने के बाद जब वो सफाई कर रहे थे तो मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने बुक ऑफ प्री मेडिटेशन निकाली, दीवारों पर परछाइयां नाचती हुई दिखाई देने लगी। हर पन्ने पर मेरे प्लान को विस्तार रूप से बताया गया था। चाकू, हथौड़ा, ब्लीच, हर वो चीज लिखी हुई थी जिससे उनके होने का वजूद खत्म किया जा सकता था। जैसे ही मैं रसोई में लौटा, मेरे अंदर खून दौड़ने लगा और मुझे एक भारी प्रभाव पड़ा। जैसे ही मैं पीछे से अपने डैड के पास आया, मेरे दिल में कुछ तूफान सा उठने लगा। उनका ध्यान कहीं और था और वो कुछ गुनगुना रहे थे। डैड, मैंने आराम से आवाज लगाई। वो मुड़े। उनके चेहरे पर हैरानी का भाव आने के फौरन बाद कंफ्यूज होने का भाव था। क्या हुआ? एक ही झटके में मैंने काउंटर से एक तेज धार वाला चाकू उठाया और उनके पीठ पर घोंप दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया शांत हो गई हो और वक्त थम गया हो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? वो जख्म के दर्द से टेढ़े हो गए। उनकी आंखों में सदमे का भाव था। मैंने चाकू उठाया और फिर से वार किया। 40 बार। मेरा हर एक वार इतने सालों की नाराजगी से प्रेरित होकर क्रोध में बदल चुका था। जैसे ही मैंने एक काम खत्म किया, मेरी मां रसोई में आ गई थी। उनकी चीख टूटे शीशे की तरह हवा में गूंज गई। जोएल, नहीं! लेकिन इसने मेरे पागलपन को और बढ़ा दिया। मेरे चारों ओर की दुनिया फीकी पड़ गई। अब जो कुछ भी मायने रखता था वो था उनका हमेशा के लिए चुप हो जाना। वो मुझसे जमकर लड़ी। अपने पति के लिए उनके प्यार ने उन्हें मेरे डैड और खुद को बचाने की हर कोशिश करने पर मजबूर कर दिया। मैं आपे से बाहर हो गया क्योंकि उस खुशहाल घर में मातम फैल गया था। उनके शरीर कपड़े की गुड़िया की तरह फर्श पर पड़े थे। उनमें कोई जान नहीं थी। इस वक्त पर आकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने ठंडे पानी की लहर की तरह काम किया था।
मैंने उनके शरीर को बाथरूम तक खींचा जहां मैंने सब कुछ तैयार करके रखा था। प्लास्टिक की थैलियां जिसमें केमिकल था जो किसी जंगली जानवर की तरह उनके शरीर को खाने के लिए तैयार था। जब मैंने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए तो मेरे अंदर चैन की सांस जैसी लहर दौड़ पड़ी। मुझे आजाद महसूस हो रहा था। मैंने उनके शरीर को केमिकल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था और फिर जो मैंने किया था उसके डर से बचने के लिए मैं अपने कमरे में चला गया। अब घर अलग लग रहा था, अब वो सिर्फ मेरा था। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। लोगों के उठने का वक्त हो गया था। मेरे चेहरे पर ये सोचते हुए मुस्कान आ गई कि इस घर में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में कभी किसी को नहीं पता चलेगा, ना आज और ना ही आगे। कई दिन बीत गए और किसी को भी उनके गुमशुदा होने का एहसास नहीं हुआ। चिंता, डर और अपराधी होने का एहसास मुझे अंदर से खाए जा रहा था। मेरे मॉम के साथ काम कर रहे लोगों के द्वारा जब उनकी एब्सेंस की सूचना पुलिस तक पहुंची तो वो जांच करने के लिए घर आए और मेरे अंदर घबराहट फैल गई। उन्हें सब कुछ मिला, स्टोव पर रखा हुआ बोलता हुआ पॉट जिसमें मेरी मॉम का सर का बचा हुआ हिस्सा था, एसिड में घुल रहे उनके शरीर के बाकी अंग, मेरे थ्रू बनाए गए प्लान के डिटेल नोट्स जो मैंने इस अपराध के बाद खुशी से फाड़कर फर्श पर फेंक दिए थे। जैसे जैसे उन्हें इस भयानक हादसे का खुलासा किया, मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मैं अपनी आजादी के कितने करीब आ गया था और किस तरह ये इतनी जल्दी एक सपने में बदल गया। थैंक्सगिविंग अब कभी भी मेरे लिए खुशनुमा छुट्टी के दिन की तरह नहीं रहेगी। अब वो हमेशा के लिए खून में अंकित हो गई थी। ये याद दिलाता है कि जब प्यार गुस्से में बदल जाए तो क्या होता है। ये कहानी एक भयानक हादसे से प्रेरित है जो 26 नवंबर 2016 में घटी थी। जोएल जूनियर, जो उस वक्त 28 साल का था, अपने मॉम डैड के साथ रहता था जो उसका सारा खर्चा उठाते थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वो उसका खर्चा उठाने बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें अपने रिटायरमेंट की तैयारी करनी है। उन दोनों ने हाल ही में अपना घर बेच दिया था और वो एक छोटे और सस्ते घर में शिफ्ट होने वाले थे। उनके इस फैसले ने उनके बेटे के अंदर गुस्से की भावना को बदल दिया। उसे लगता था कि वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है और उसके पास उनसे बदला लेने का कारण भी था। अगर उसके माता पिता मर जाते तो उसे उनकी $5 लाख की इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता। ये कत्ल उनके घर टेनेसी में हुआ था। वहां जोएल जूनियर ने इस खौफनाक हादसे को अंजाम दिया था। सुबह होते ही पुलिस पहुंच गई। उसे इस अपराध का जिम्मेदार माना गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत, एकदम जानलेवा। बिल हर उस चीज का प्रतीक था जिसका मैंने सपना देखा था। उन लोगों से कोसों दूर जिन्होंने मुझे बहुत दुख पहुंचाए थे। एक लंबा आदमी, गोरा, जिसकी आंखें आसमान की तरह नीली थी। मैं उसके करिश्मे और फ्यूचर के वादे से एकदम पागल हो चुकी थी। वो एक चुलबुला, दयालु इंसान था और वो इस बात से खुश था कि मैं इजिप्ट जैसी दूर की जगह से आई थी। उसने मेरे करियर में बहुत मदद की। उसी के भरोसे मैं बहुत आगे बढ़ी और उमायमा द फेरोआ जैसा नाम कमा पाई, जहां मैं अपने ट्रेडिशनल स्टाइल का प्रदर्शन करती थी। ये बिल का ही आइडिया था। उसका कहना था कि इससे लोगों का ध्यान खींचेगा। हर सेलिब्रेशन के बाद हम एक साथ बर्गर खाने जाते। मुझे इस देश के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी वो ये थी कि यहाँ कितनी आजादी है। रंग बिरंगी पार्टीज, चमकीले लोग, मुझे ये सब बहुत पसंद था। मैं अमेरिकन होने का अपना सपना जी रही थी। हालांकि बिल मुझे हमेशा कहता था कि वो एक शांत और कल्चर से जुड़ी हुई जगह में शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन मैं उसकी बात हमेशा ये कहकर टाल देती कि मैं सिर्फ दिन में एक ही बार खाऊंगी। जब हमारी शादी हुई तब सब कुछ बहुत ही खुशनुमा था। मैं एक मशहूर लड़की थी जिसे महान फेरोआ के नाम से जाना जाता था और मैं एक सम्मानित लड़की थी। मुझे इस टाइटल से नफरत थी। मैं ये सब सिर्फ अपने प्यार के लिए कर रही थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था। एक दिन इस नाम से बुलाए जाने से थक कर मैं कुछ नया करना चाहती थी। मैं एक महान डिजाइनर को कांटेक्ट करती हूँ जिसने मेरे लिए बेहतरीन कपड़े से नए फैशन की एक बेहद खूबसूरत ड्रेस बनाई। मुझे वो बहुत पसंद आई और मैंने वो ड्रेस बिल को दिखाई। लेकिन क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने हंसने से शुरू किया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं सीरियस हूँ वो गुस्सा हो गया और मुझ पर चिल्लाने लगा। मैंने आज से पहले कभी उसका ये रूप नहीं देखा था। उसे इस बात से चिढ़ थी कि मैंने वो ड्रेस पहनी थी। उसका मानना था कि वो वल्गर लग रही थी। जब मैंने उसे बगावत करके कहा कि आज का फैशन है तो उसने मुझे मारना शुरू किया। मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे नंगा करके कहा कि मुझे इस तरह नेचुरल तरीके से रहना चाहिए, एक फेरोआ की तरह, इस दुनिया से अछूता। मुझे एहसास हुआ कि बिल को इजिप्शियन कल्चर का पागलपन है। कुछ वक्त के बाद मुझे यह भी समझ में आ गया कि उसे एक बीवी नहीं बल्कि पास्ट से एक अवशेष चाहिए था। अब वो मुझे इजिप्शियन कल्चर से जुड़े कपड़े पहनने के लिए फोर्स करता था और अगर मैं कुछ भी अमेरिकन करती हुई दिख जाऊं तो गुस्सा करने लगता, यहाँ तक कि घर में भी। और वो मुझे अपने नए घर में घुलने मिलने के किसी भी तरह के
एफर्ट से गुस्सा करता। यहाँ तक कि उसे असली कल्चर के बारे में पता भी नहीं था, जब बस वही जो उसने कई हजार पुरानी कहानियां सुनी थी। वो चाहता था कि मैं पहले से भी और ज्यादा इजिप्शियन बन जाऊं, और किसी भी तरह से अगर मेरा मन इधर उधर होता तो वो चिल्लाने लगता। मैं उसका ध्यान हटाना चाहती थी। हमें हमेशा पार्टीज में बुलाया जाता था, लेकिन वो वहां जाने के लिए मना कर देता। लेकिन क्योंकि थैंक्सगिविंग आ रहा था, इसलिए इस बार मैं अपने दोस्तों और बिल के सहकर्मियों को इन्वाइट करना चाहती थी। मुझे नहीं लगता था कि उसे इस बात से परेशानी होगी। मैंने सब कुछ चुपके से किया। मुझे पता था कि उसे पता चल गया तो वो गुस्सा होगा, लेकिन मैं चाहती थी कि अगर ऐसा हो भी तो वो उसके दोस्तों के सामने हो, ताकि वो ड्रिंक्स लेते हुए ये सब भूल जाए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर वो इसके बाद मुझे मारता। मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती थी। मैंने उस दिन टर्की, सैलेड, साइड डिशेस सब कुछ बनाया। मैं चाहती थी कि पार्टी एकदम परफेक्ट हो, और मैं भी, जाहिर सी बात है। जब वो घर आया तो उसने खाने की सभी चीजें सजी हुई देखी। बड़ा सा टेबल और किचन से आती हुई खाने की खुशबू। उसके चेहरे पर उसके बचपन की गहरी याद झलकने लगी, ठीक उसी तरह की खुशबू और वो दिन जो उसे बहुत अच्छे से याद था। क्या आप जानते हैं कि वो खुशबू उसे उसके बचपन में वापस क्यों ले गई? खैर, वो चौड़ी खुली आंखें, उड़ा हुआ चेहरे का रंग और माथे पर बनती हुई हेयरलाइन पहले से भी ज्यादा ध्यान देने वाली थी, जिसमें गंजेपन का धब्बा और झुर्रियां थी। मैंने आज से पहले कभी उसे इस तरह नहीं देखा था। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही थी, और डर के मारे मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उससे कहा कि एक छोटा सा इवेंट है, लेकिन उसका गुस्सा फूट गया। वो मेरे पास आया और उसने जोर से मेरा सर किचन के काउंटर पर मारा। मेरे सर से खून बहने लगा। आज से पहले वो कभी इस हद तक नहीं गया था। उसने कई बार मुझे मारा था। उसने मेरे पेट पर भी वार किया, और जब मैं जमीन पर गिर गई तो उसने मेरे चेहरे पर, पेट पर मारा। उसके बाद उसने अपनी बेल्ट की मदद से मुझे बहुत मारा। मैं रोते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगती रही। आखिरकार उसने मुझे मेरी शर्ट के कॉलर से पकड़ा और कुछ ऐसा कहा जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम कभी एक अमेरिकन नहीं बन सकती, तुम हमेशा एक फॉरेनर रहोगी। गुस्से और डर मेरे सर पर चढ़ गया। मैं पास में रखे चाकू को उठाती और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने उसकी छाती पर वार करना शुरू किया। एक बार, दो बार, जब तक कि उसके शरीर ने हिलना बंद नहीं कर दिया। ये एक सहज काम था, जब तक मुझे एहसास हुआ जमीन पर खून बिखर चुका था और मैं अपने घुटनों पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद मैंने मेकअप किया और एक ड्रेस पहन ली जो मैंने इस मौके के लिए खरीदी थी। एक आरामदायक, लंबी, सिंपल सी ड्रेस। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आजाद महसूस हुआ। मेहमान एक एक करके आए और हर कोई इंतजाम देखकर बहुत खुश था। उन्होंने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था, और उन्होंने इतना बहादुर होने और अलग अलग चीजें आजमाने के लिए मेरी तारीफ की। मैंने सबको खाना सर्व किया और उसके लिए मैंने सिल्वर ट्रेस का इस्तेमाल किया, तो मुझे बहुत खुशी मिली। सब कुछ परफेक्ट था। साइड डिशेस, खाने के बर्तन, मैंने हर छोटी छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान दिया। और फिर आखिरी में मेन कोर्स। सभी ने अपने लिए खाना परोसा और जो भी मैंने बनाया था उसका आनंद लिया। मैंने पहले कभी अमेरिकन खाना बनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उन सभी ने मेरी तारीफ की। सैलेड, मैश्ड पोटैटोज, बढ़िया वाइन, टर्की और मीट, सब कुछ स्वादिष्ट था। जब हर कोई आनंद ले रहा था, मैंने कुछ शब्द कहने का फैसला किया। मैं जानती हूं कि ये सब पहले किया जाता है, लेकिन ये मेरा पहली बार है और मुझे पता नहीं था, मैंने कहा। सभी लोग हंसने लगे। बिल को इस पार्टी से नफरत थी, इस अवसर से नफरत थी जिसके लिए माना जाता है। सभी हंसने लगे क्योंकि वो जानते थे कि ये सच है। उसे हर चीज से नफरत थी। उसके बाद मैंने उस चीज का खुलासा किया जो सेंटरपीस ट्रे के नीचे छिपा हुआ था। ओह माय डियर बिल, अब तुम रियल में इस परंपरा का हिस्सा बन गए हो। मैंने टेबल के सेंटर में रखे हुए उसके सर को दिखाते हुए कहा। मेहमान पहले ही उसका एक हिस्सा खा चुके थे। अब बिल आप सभी के अंदर है, और मुझे लगता है कि इस तरह वो आखिरकार इस परंपरा का महत्व समझ पाएगा, क्यों नहीं? हर कोई डर के मारे चिल्लाने लगा और जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने लगे। ये घबराहट का दृश्य था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि मैं बहुत उत्साहित थी, बहुत खुश और आजाद महसूस कर रही थी। 1991 में उमाइमा नेल्सन नाम की 23 साल की इजिप्शियन मॉडल ने थैंक्सगिविंग के दिन कोस्टा मेसा में बने अपने घर में बहुत ही बेरहमी से अपने 56 साल के पति बिल नेल्सन की हत्या कर दी। उमाइमा ने लगातार चाकू से उस पर वार किया और फिर कपड़े इस्त्री करने वाली मशीन से उसे जान से मार डाला। उसकी मौत के बाद उसने उसके शरीर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए, उनको पकाया और फिर उसकी आंतड़ियों को बारबेक्यू सॉस के साथ खा लिया। और मामा का कहना था कि उसने अपने बचाव में बिल की हत्या की। वो पिछले कई सालों से उसका शोषण कर रहा था और कत्ल की सुबह उसने उसका बलात्कार भी किया।
लेकिन प्रोसिक्यूटर का कहना था कि उमायमा एक धोखेबाज थी जो शोषण के नाम पर मर्दों से पैसे लूटा करती थी। एक परेशान कर देने वाले मुकदमे के बाद जिसमें निर्भक्षी के बारे में गवाही थी, उसे सन 1993 में सेकंड डिग्री हत्या का दोषी ठहराया गया और 27 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि उमायमा ने अपने पति को खाने वाले इल्जाम से इनकार किया, लेकिन उसके काम और मुकदमे ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसकी तुलना हैनिबलिज्म से की गई। थैंक्सगिविंग से पहले का दिन था। मुझे छुट्टी की तैयारी करने के लिए उत्साहित होना चाहिए था, लेकिन कुछ तो गलत महसूस हो रहा था। गिलबर्टो, मेरे पति, काफी वक्त से अजीब बर्ताव कर रहे थे। वो घंटों अपनी स्टडी में बिता देता था, हमेशा अपने लैपटॉप में लगा रहता। ये काम का स्ट्रेस हो सकता था। आखिरकार वो एक पुलिस वाला था। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि कुछ तो गलत था। जिस आदमी से मैं प्यार करती थी वो इंसान के रूप में एक राक्षस था। उस दिन वैक्यूम करते हुए मैंने डाइनिंग टेबल पर उसका लैपटॉप रखा हुआ देखा। स्क्रीन ऑन थी और गिलबर्टो आसपास कहीं भी नहीं था। मुझे देखना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी किसी चीज ने मुझे उसकी तरफ खींच लिया। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली और हर गुजरते सेकंड के साथ मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या वो किसी से मिल रहा था? रुकी हुई सांसों के साथ मैं उनकी बातें पढ़ने लगी। ये सच था कि बातें तो हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। गिलबर्टो मुझे धोखा नहीं दे रहा था। काश ऐसा होता। मैंने एक मैसेज पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा। उन बातों का पहले तो कोई मतलब नहीं लग रहा था, लेकिन उससे हल्के हल्के भूनना, उसे जिंदा पकाना, और फिर मैंने उनके नाम पढ़े। वो औरतें जिन्हें हम जानते थे। मेरा दिमाग घूम गया। मैं उससे अपनी नजरें हटाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। जिन चीजों के बारे में वो सब लिखा था, वो सब उन औरतों के साथ करने वाला था। वो इन औरतों का अपहरण करने की प्लानिंग कर रहा था। उसने उन्हें खाने की बातें की, जैसे वो किसी तरह का थैंक्सगिविंग डिनर हो। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये मेरा पति था, वो आदमी जिससे मैंने शादी की थी, वो आदमी जो हर रात सोने से पहले हमारी बेटी का सर को चूमता था। मेरा दिल किसी रेस में दौड़ रहा था और मुझे अपने आंखें सब कुछ धुंधला होता हुआ नजर आने लगा। मुझे ये क्या पता चला था? और तभी मुझे ऊपर से उसके पैरों की आवाज आती हुई सुनाई दी। मेरा खून जम गया। वो नीचे आ रहा था। मैंने जोर से लैपटॉप बंद कर दिया और गिलबर्टो के आने से पहले उसे हॉल की अलमारी में रख दिया। उसने मुझे देखकर प्यारी सी मुस्कान दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी आंखें वो अलग थी, गहरी, ठंडी। सब कुछ ठीक है ना जान? उसने इतनी आराम से पूछा कि मुझे पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। लेकिन मुझे पता था, मैं सब कुछ जानती थी। मैं जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। हाँ, बस सफाई। मेरी आवाज कांपने लगी। उसने मुझे थोड़ी देर तक घूरा, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, और फिर वो मुड़ा और किचन की तरफ चला गया। मैं चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं अपने ही घर में फंसी हुई थी, और वो भी एक ऐसे आदमी के साथ जिसे मैं अब नहीं जानती थी। मेरा पति उन लोगों को जान से मारने और खाने की प्लानिंग कर रहा था जो मेरे दोस्त थे। उस रात मैं ठीक से नहीं सो पाई। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करती, मुझे वो चैट्स दिखाई देती। उसने महीनों की योजनाएं विस्तार से बनाई थी। अगली सुबह थैंक्सगिविंग के दिन गिलबर्टो का व्यवहार वैसा ही था जैसे हमेशा होता था। मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, हमारे बेटी के साथ खेलता हुआ। लेकिन मैं उसे आम तरीके से नहीं देख पा रही थी। वो पुलिस की वर्दी के नीचे एक राक्षस था जो एक अच्छे पिता होने का ढोंग कर रहा था। मैंने सारा दिन उस पर कड़ी नजर रखी। उसकी हर हरकत सोची समझी लग रही थी, जैसे उसने कोई मुखौटा पहना हो। लेकिन जब हमारे दोस्त डिनर के लिए आए तो उसकी आंख में भूख दिखाई देने लगी। क्या मैं इतनी अंधी थी कि मैंने उसका ये रूप पहले कभी समझा नहीं था? मैं चिल्लाना चाहती थी, हमारे दोस्तों को चेतावनी देना चाहती थी। मैं इस एहसास को अपने अंदर से निकाल ही नहीं पा रही थी कि वो खतरे में थे। उस आदमी से बस कुछ इंच दूर बैठे थे। जैसे जैसे शाम बीतती गई, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे अंदर की चिंता बहुत परेशान कर देने वाली थी। मैंने सबसे थोड़ा सा समय मांगा और ऊपर चली गई। मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, मेरा हाथ कांपने लगे। मैंने पुलिस को फोन किया। आप इस स्थिति में कह भी कह सकते हो? आप उन्हें कैसे बताएंगे कि आपका पति एक पुलिस वाला है जो लोगों का अपहरण करके उन्हें खाने वाला है? लेकिन यह करना जरूरी था, अपनी बेटी के लिए, अपने लिए, उन सभी औरतों के लिए जो उसकी शिकार बन सकती थी। जब वो लोग उसे लेने आए तो वो किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा था। सायरन बजने लगे, लाइट्स झिलमिलाने लगी और गिलबर्टो को हथकड़ी पहनाकर घर से बाहर निकाला गया। उसने मुझे ऐसी जहर भरी नजरों से देखा जैसे मैंने ही उसे धोखा दिया हो। लेकिन वो मैं नहीं थी जो इतनी घटिया सोच रखती थी और ऐसे बुरे विचार रखती थी। ये वो था।
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि मुझे इसके बाद राहत महसूस होगी, लेकिन मुझे और भी ज्यादा गहरा और डूबता हुआ महसूस हुआ। जिस आदमी से मैंने शादी की, मेरी बेटी का पिता, वो ऐसी चीजें करने के लिए सक्षम था जो मेरी समझ से बाहर थी। उसे औरतों का अपहरण, उन्हें मारकर खाने की प्लानिंग के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने उसे कैनिबल कॉप का नाम दिया। मैंने उन औरतों को बचा लिया, खुद को बचाया, लेकिन किस कीमत पर? मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, सब कुछ बिखर गया था। मैं आज तक ठंडे पसीनों के साथ चौंक कर उठती हूँ। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। ये कहानी गिलबर्टो वैले, एक कैनिबल कॉप के सच्चे केस पर आधारित है, जिसे 2012 में औरतों का अपहरण करके उन्हें खाने की प्लॉटिंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उसकी पत्नी को उसके इस प्लान के बारे में ऑनलाइन चैट के द्वारा पता चला और उसने उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। वाले पर अपहरण की साजिश का मुकदमा चला और उसे 2014 में रिहाई दी गई। इस बीच गिलबर्टो ने अपनी बेटी की कस्टडी को खो दिया।